चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हमारे टॉपिक का नाम है फिशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही स्टूडेंट आज हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का खूबसूरत सा लेक्चर। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें स्टूडेंट कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए। तो हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर 3 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। पहला फिजिकल रिएक्शन, दूसरा केमिकल रिएक्शन और तीसरा होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। स्टूडेंट, न्यूक्लियर रिएक्शन की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और दूसरी टाइप होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आखिर होते क्यों हैं, क्या वजह है इनकी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। जब स्टूडेंट ये अगर आपको डायग्राम समझ आ गई तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने लेने हैं एक्स एक्सिस के अलोंग एटॉमिक मास नंबर और वाई एक्सिस के अलोंग हमने लेनी है स्टेबिलिटी। अब स्टूडेंट स्टेबिलिटी और एटॉमिक मास नंबर के बिटवीन में एक कर्व एलिमेंट्स की आएगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी। गौर करनी है स्टूडेंट आपने, जो हमारे पास कर्व्स होगी वो कुछ इस तरह की कर्व्स आएगी। डियर स्टूडेंट, ये जो पॉइंट होगा इस ग्राफ का, ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब जब मैं इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के अलोंग मिलाऊंगा, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग मिलाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। अब यहीं पे एमसीक्यूज आता है कि वो कौन सा एलिमेंट है कि जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी या मैक्सिमम होगी। तो आपने स्टूडेंट लिखना है उस वक्त कि आयरन की जो स्टेबिलिटी होती है, आयरन, तो आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। तो आयरन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है या मैक्सिमम होती है। जब स्टूडेंट इस पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन खींचता हूँ तो स्टूडेंट हमारे पास 2 रीजन आ जाएंगे। तो पहला रीजन ये बनेगा, ये जो रीजन होता है स्टूडेंट ये होता है स्मॉलर न्यूक्लियाई का, स्मॉलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे स्टूडेंट स्मॉलर न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा रीजन के अंदर, दूसरा रीजन जो होगा वो ये बनेगा। अब इस दूसरे रीजन में हैवी न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करेंगे, हैवी न्यूक्लियाई। स्टूडेंट पहले रीजन के अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, पहले रीजन के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज्ड होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएगा। अब वो बड़ा न्यूक्लियाई स्टूडेंट स्टेबल होने की कोशिश करेगा। मैंने ये बात कही है कि पहले रीजन के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा हैवी न्यूक्लियाई बनाएगा। अब सुन, ये बड़ा हैवी न्यूक्लियाई स्टेबल होने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं। दूसरे रीजन के अंदर, डियर स्टूडेंट, दूसरे रीजन के अंदर एक हैवी न्यूक्लियाई स्टूडेंट स्प्लिट अप हो जाएगा। जब स्टूडेंट ये स्प्लिट अप होगा तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होंगे ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब जो पहले केस के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे थे, तो स्टूडेंट इस रिएक्शन को हम नाम देंगे
न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो रहे थे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम नाम देंगे फ्यूजन रिएक्शन। तो क्या नाम देंगे? फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, अब इस रिएक्शन को हम नाम देंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन क्यों कहेंगे? कि एक बड़ा न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट अप हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ये जो हैवी न्यूक्लियाई है ये ब्रेक हो गया, स्प्लिट अप हो गया। तो इस रिएक्शन को हम नाम देंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का। तो स्टूडेंट इन दोनों केस के अंदर न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर ये था कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इस वजह से होती हैं कि ये दोनों रिएक्शन स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। दोबारा सुन लें, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दोनों स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। अब आपका स्टूडेंट क्वेश्चन ये होगा कि सर जी आप बताएं कि इन दोनों केस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट इस केस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ओबे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर मजीद हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इधर इस अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो ये वाली जो तमाम जानकारी थी स्टूडेंट आपके लिए ज़रूरी थी। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, या आप हेडिंग डालेंगे बुक के अकॉर्डिंग फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन होता क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। A reaction in which heavy nuclei split up into smaller nuclei by absorbing a slow moving neutron is known as fission reaction। मतलब ये है स्टूडेंट कि फिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाई जब एक स्मॉल मूविंग न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो वो हैवी न्यूक्लियाई स्टूडेंट स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट अप हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम नाम देंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये हैं जो बन सकते हैं कि फिशन रिएक्शन को दो साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया। डियर स्टूडेंट 1939 के अंदर जो दो साइंटिस्ट थे, पहला साइंटिस्ट स्टूडेंट और ओटो हेंस और दूसरा फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। तो ये दोनों साइंसदानों ने 1939 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया या डिस्कवर्ड किया। अब स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन वो ये है कि जो फिशन रिएक्शन होता है ना ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ये क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट फिशन रिएक्शन जो होता है वो कभी भी खुद ब खुद नहीं होता है। जब तक स्टूडेंट हम स्मॉल मूविंग न्यूट्रॉन जब हैवी न्यूक्लियस को नहीं देंगे तो ये रिएक्शन कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। जब कभी भी स्टार्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये है, तो ये जो रिएक्शन है ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट आप इसकी डायग्राम बनाएंगे कि ये हमारे पास है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। अब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के बिल्कुल सामने हमने एक यूरेनियम का हैवी न्यूक्लियस को प्लेस कर रखा है। अब इस हैवी न्यूक्लियस के पास स्टूडेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। जब स्टूडेंट इस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को ये वाला यूरेनियम अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो इस न्यूट्रॉन की और इस न्यूट्रॉन की आपस में होगी फाइट। ठीक है, इन दोनों की नहीं बनेगी आपस में कभी भी। अब होगा ये स्टूडेंट, ये जो यूरेनियम एटम होगा ये स्टूडेंट स्प्लिट अप हो जाएगा। अब स्प्लिट अप होने से पहले जो इसकी स्टूडेंट जो स्टेट होगी वो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस होगी या इंटरमीडिएट स्टेट होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। दोबारा सुनने कि ये वाला जो न्यूक्लियस अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की आपस में होगी फाइट।
ठीक है बच्चों, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये फटेगा। अब उस फटने से पहले जो उसकी स्टेट होगी वो कुछ इस तरह से स्टेट होगी, तो इस स्टेट को मैं नाम दूंगा इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई का। जैसे ही स्टूडेंट ये फटेगा तो साथ ही क्रिप्टॉन और बेरियम न्यूक्लियाई स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो दोनों न्यूक्लियाई है ये स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, ये स्टेबल होने की वे कोशिश करेंगे। और साथ ही स्टूडेंट जो थ्री होंगे, थ्री न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और इस रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अब इस होल रिएक्शन को स्टूडेंट मैं जनरल इक्वेशन की सूरत में कुछ इस तरह से भी मैं मेंशन कर सकता हूँ। स्टूडेंट ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आ गया, अब ये यूरेनियम का न्यूक्लियाई आ गया। अब ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियाई है ये अपने अंदर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये आ गई स्टूडेंट इंटरमीडिएट स्टेट। तो इंटरमीडिएट स्टेट ये आ जाएगी स्टूडेंट इसकी, तो ये अपने अंदर एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहले एटॉमिक मास नंबर स्टूडेंट इसका था 235, अब एब्जॉर्ब कर लेगा तो कितना आ जाएगा 236। स्टूडेंट अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि इस यूरेनियम ने एक न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 236। तो मैं लिख देता हूँ कि आ जाएगा 236 और यहाँ पे आ जाएगा 92, ये आ जाएगी इंटरमीडिएट स्टेट। और साथ में बच्चों एक्स और वाई से मुराद ये है कि फिशन फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये फिशन फ्रैगमेंट्स स्टूडेंट बैरियम और क्रिप्टॉन होंगे, ठीक है, बैरियम और क्रिप्टॉन जो होंगे फिशन फ्रैगमेंट्स होंगे और साथ ही 3 न्यूट्रॉन। और अगर आप बच्चों लिखना चाहें एनर्जी तो वो आप लिख सकते हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आए तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो स्टूडेंट मान लो एक बंदे की पहले से शादी हुई थी, अब उसने एक और शादी कर ली। जब स्टूडेंट पहले वाली बीवी घर के अंदर आएगी तो दोनों बीवियों की आपस में कभी नहीं बनेगी। अब स्टूडेंट दोनों बीवियां उस यूरेनियम भाई साहब को कहेंगी कि मुझे अपना घर लेके दो, तो मुझे अपना घर लेके दो। आखिरकार स्टूडेंट यूरेनियम इतना तंग आ जाएगा उन दोनों बीवियों से, वो ये कहेगा कि भाई मैं अपने जायदाद में से आपको हिस्सा देता हूँ। तो पहली जायदाद बच्चों पहली बीवी के नाम क्रिप्टॉन, दूसरी बीवी का नाम दूसरी जायदाद होगी इसमें से, तो वो होगी बैरियम। तो ये थी जस्ट जो एग्जांपल थी ये एंटरटेनमेंट के लिए थी, तो ये एग्जांपल आपने सीरियस नहीं लेना, ठीक हो गया स्टूडेंट। आई होप मुझे यकीन है कि ये जो एग्जांपल है आपने सीरियस नहीं ली होगी। तो ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे था। अब इन तमाम बातों को बच्चों मैंने वर्डिंग के अंदर कुछ इस तरह से लिख रखा है कि यूरेनियम न्यूक्लियस वाज स्प्लिट्स इनटू नियरली इक्वल फ्रैगमेंट्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। मतलब ये है कि ये जो यूरेनियम न्यूक्लियस होता है ये स्प्लिट अप हो जाता है 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स में। अब वो फ्रैगमेंट्स कब प्रोड्यूस होंगे, जब यूरेनियम जो होगा अपने अंदर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। अब स्टूडेंट जो फाइनल इक्वेशन होगी जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है वो ये होगी कि ये आ गया है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। अब ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन स्टूडेंट जब यूरेनियम अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो बैरियम और क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होंगे, साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब स्टूडेंट ये होती है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट। अब इस रिएक्टेंट का हम सबसे पहले एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक मास नंबर, तो एटॉमिक मास नंबर तो पहला बच्चों आगे है यूरेनियम का, मैं लिखता हूँ 235 प्लस 1 ये वाला न्यूट्रॉन का। अब इसको मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 236। अब स्टूडेंट एटॉमिक नंबर को मैं ऐड करूँगा 92 प्लस 0 तो ये आ जाएगा 92। तो रिएक्टेंट का स्टूडेंट ये आ गया है। अब बच्चों प्रोडक्ट का कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट का सबसे पहले एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास। अब 141 प्लस स्टूडेंट 92, ठीक हो गया। अब 3 तो ये आ जाएगा 3, फिर ऐड करता हूँ, फिर क्या बनता है, शाबाश गौर से देखें। तो स्टूडेंट 3 2 5 एंड ये हो जाएगा 6 9 और 3 13 3 1 एंड ये आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट हम करते हैं एटॉमिक नंबर को ऐड अप करते हैं। तो 56 प्लस बचो 36 प्लस 0 ऐड कर दे, ठीक है, ये वाली 0 ऐड हो जाएगी तो क्या बनेगा, शाबाश गौर करें। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 2 1 एंड 5 एंड ये बन जाए 9। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये तो दोनों इक्वल आ रही है, सही है। इनके एटॉमिक मास भी, एटॉमिक नंबर भी, यहाँ पे भी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कैलकुलेट आ रहे हैं, और साथ में बच्चों एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, ये एक चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन से मुराद ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रॉन हो और बहुत सारे हैवी न्यूक्लियस हो या यूरेनियम के न्यूक्लियाई हो। जब मैं उन पर बम्बारमेंट करूँगा न्यूट्रॉन की, तो स्टूडेंट इस केस के अंदर जो हो गया वो फिशन होगी, बहुत ज़्यादा फिशन होगी, और बहुत ज़्यादा जब बच्चों फिशन होगी तो इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब उस एनर्जी को हम स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए भी और अपने नुकसान के लिए भी। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। वही सेम कहानी मियाँ बीवी की, ठीक है। तो स्टूडेंट यूरेनियम है। अब स्टूडेंट यूरेनियम को जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के आपस में खूब लड़ाई होगी। लड़ाई होने से बैरियम और क्रिप्टॉन बच्चों प्रोड्यूस होगा और साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। सेम यही कहानी। अब इस 3 न्यूट्रॉन के बिल्कुल सामने स्टूडेंट यूरेनियम पड़ा होगा, फर्स्ट के सामने, सेकंड के सामने, फिर थर्ड के सामने। अब होगा ये, अब ये वाला न्यूट्रॉन और ये वाला न्यूट्रॉन आपस में खूब लड़ेंगे। ये वाला न्यूट्रॉन, इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे, आपस में खूब लड़ेंगे। ये वाला न्यूट्रॉन और ये वाला न्यूट्रॉन, इसके अंदर जो होंगे न्यूट्रॉन, वो आपस में खूब बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे। डियर स्टूडेंट, फिर होगा क्या, ये जो यूरेनियम एटम होगा, इस यूरेनियम एटम से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गए और साथ ही बच्चों बैरियम और क्रिप्टॉन प्रोड्यूस हो गए। अब इससे भी स्टूडेंट वही बैरियम और क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होंगे और 3 ही न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। अब स्टूडेंट इधर आपने गौर करनी है, अब यहाँ पे भी बैरियम और क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होंगे और साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी बच्चों एनर्जी पैदा होगी, ठीक है, यहाँ पे भी एनर्जी पैदा होगी और यहाँ पे इससे डबल एनर्जी पैदा होगी। जब स्टूडेंट इन न्यूट्रॉन्स के सामने और यूरेनियम एटम पड़े होंगे तो उनके साथ बच्चों यूरेनियम के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन से और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और साथ ही इससे भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट इसलिए हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एक चेन प्रोसेस होता है। जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो और साथ ही लार्ज नंबर ऑफ यूरेनियम हैवी न्यूक्लियाई मौजूद हो, तो हम ये कह सकते हैं कि फिशन चेन रिएक्शन, ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है ये पॉसिबल हो सकता है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट MCQs को थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो MCQs को डिस्कस करने से पहले हम फिशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो फिशन रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन के अंदर ना बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हाई एनर्जी क्या होगी यहाँ पे बच्चों प्रोड्यूस होगी, हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब इस हाई एनर्जी कि बच्चों हम एडवांटेजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डिसएडवांटेजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही लिखूंगा बच्चों कि एडवांटेजेस
एडवांटेजेस के लिए भी हम इस हाई एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं और इस हाई एनर्जी को डिसएडवांटेजेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, ठीक हो गया स्टूडेंट। हाई एनर्जी को एडवांटेजेस अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपने नुकसान के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अब बच्चों फायदा क्या ले सकते हैं इस एनर्जी से? अगर स्टूडेंट यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो स्टूडेंट अगर हम इस एनर्जी से फायदा उठाएं तो इसके इसके प्रोटॉन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तमाम जो रिएक्शन होता है स्टूडेंट ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, ये याद रखें। अब उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब मैं न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करूंगा तो वो न्यूट्रॉन्स स्टूडेंट जब कंट्रोल हो जाएंगे तो हम लिमिटेड एनर्जी जो होगी हम क्रिएट कर सकेंगे। अब उस लिमिटेड एनर्जी को हम बच्चों अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या अपने एडवांटेजेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, फायदे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट सवाल ये है कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये कंट्रोल कैसे होंगे? तो स्टूडेंट न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बेरियम के और कैडमियम के ना रॉड बने खड़े होते हैं। तो स्टूडेंट बेरियम और कैडमियम के जो रॉड होंगे वो इन न्यूट्रॉन्स को स्टूडेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देंगे। ठीक है, जब बच्चों लिमिटेड नंबर के अंदर ये एब्जॉर्प्शन होगी तो स्टूडेंट ये जो रिएक्शन होगा ये कंट्रोल इसको हम इजीली कर सकेंगे। ठीक है, अब उस एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो वो है पावर प्लांट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के अंदर हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ये है कि इसके डिसएडवांटेजेस, जब स्टूडेंट न्यूट्रॉन को हम अगर एब्जॉर्ब ना करवाएं, ठीक है, इसको कंट्रोल ना करें, तो स्टूडेंट ये जो एनर्जी होगी तो इस एनर्जी को हम धमाकों के अंदर यूज कर सकते हैं, एटम बॉम्ब्स के अंदर, एटम बॉम्ब्स के रिएक्शन के अंदर ये जो एनर्जी होगी ये प्रोड्यूस होगी और ये इतनी खतरनाक होगी तो ये एनर्जी बच्चों तबाह बर्बाद कर देगी। ठीक है, तो आपने सुना होगा जापान के अंदर, तो डिसएडवांटेजेस आप लिखेंगे एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब। तो एटम बॉम्ब के अंदर हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं, तो वो बच्चों इसका डिसएडवांटेजेस होगा। तो जापान एक ऐसा मुल्क है वो इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट इस यूरेनियम की मदद से या न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से वो ले रही हैं। तो इनकी बच्चों आंखें छोटी होती हैं लेकिन इन लोगों के काम जो होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आंखें बेशक छोटी हों लेकिन ये लोग काम बड़े बड़े करते हैं जो जापान वाले लोग होते हैं। तो स्टूडेंट ये थी यहाँ तक की डिस्कशन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट वो ये है कि इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन होते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, गौर से देखना, जब स्टूडेंट मैं रिएक्टेंट के मास को जब मैं ऐड अप करता हूँ स्टूडेंट, फिर मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट के मास को जब मैं ऐड अप करूंगा तो रिएक्टेंट का मास हमेशा ज्यादा आएगा। कम इसलिए आता है क्योंकि उस वक्त हमने एनर्जी की वैल्यू को ऐड अप नहीं कर रखा होता। जब स्टूडेंट एनर्जी की वैल्यू को जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा ना तो फिर स्टूडेंट ये दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास इक्वल आएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। आइंस्टाइन के इक्वेशन के मुताबिक स्टूडेंट मास ऑफ प्रोडक्ट उस वक्त इक्वल आएगा जब स्टूडेंट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन को हम यूज करेंगे। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये वाली एनर्जी की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें करना ये पड़ेगा, इन तमाम के मास को मैं जब ऐड करूंगा, जब स्टूडेंट मैं मास को ऐड करूंगा तो उस मास को मैं स्पीड ऑफ लाइट से बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा। फिर स्टूडेंट इन तमाम के मास को और इस एनर्जी की मास, ये एनर्जी की वैल्यू को मैं ऐड अप करूंगा। तो उस सूरत में स्टूडेंट होगा ये कि
मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल आ जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। आइंस्टाइन के मुताबिक स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि मास और एनर्जी एक ही होते हैं। मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में और एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मास में। तो आइंस्टाइन ने यही बताया था इस इक्वेशन में कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब स्टूडेंट दोबारा सुने इस एनर्जी की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा और फिर मैं तमाम को मैं ऐड अप करूँगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल आएगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो उस सूरत में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होगा। अगर स्टूडेंट ये एनर्जी की वैल्यू मैं ऐड नहीं करता फिर मैं करता हूँ तो स्टूडेंट इस केस के अंदर मास ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर आएगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। जब स्टूडेंट एनर्जी की वैल्यू मैं ऐड करूँगा तो उस सूरत में मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल आएंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज ये है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन ईच फ्यूजन रिएक्शन। मतलब ये है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एक फिशन रिएक्शन के अंदर बच्चों पैदा होती ही बहुत ज़्यादा है। ये एमसीक्यूज बच्चों बन सकता है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी 67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 10 जूल। तो 1 किलो यूरेनियम के अंदर बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो आइंस्टाइन के मुताबिक स्टूडेंट ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ये है मास। अब ये मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बच्चों एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं आइंस्टाइन की रूल के मुताबिक। 1 टन ऑफ कोयला बर्न, कि जब मैं 1 टन कोयला को बर्न करूंगा तो उस वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी 3.6 10 रेज़ पावर 10 जूल। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मास को हमने कन्वर्ट कर दिया है एनर्जी में। अब एनर्जी को हम मास में बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं आइंस्टाइन के रूल के मुताबिक। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट, आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।